हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। मैं आपको थर्ड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रही थी। इसी सीरीज में आज मैं आपका शैक्षिक मूल्यांकन का 2023 का प्रश्न पत्र लेकर के आई हूँ। शैक्षिक मूल्यांकन जो है वो आपका पेपर 1 है और समावेशी शिक्षा जो है वो है आपका पेपर 2। तो आप सभी लोग फटाफट से क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और सभी लोग जो है वो क्लास से जुड़ जाइए। शुरू करते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र वह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यह परिभाषा किसकी है? टी.एच. ग्रीन, ली, क्रॉनबेक, क्विचलिन तथा हन। फटाफट से बताओ कि यह परिभाषा किसने दी थी मूल्यांकन की? तो मूल्यांकन की यह परिभाषा दी है क्रॉनबेक ने। सेकेंड क्वेश्चन है, मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान हैं। शिक्षण उद्देश्य, सीखने से उत्पन्न अनुभव, व्यवहार परिवर्तन या उपर्युक्त सभी। तो मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान शिक्षण उद्देश्य भी हैं, सीखने से उत्पन्न अनुभव भी है और व्यवहार परिवर्तन भी है। तो आंसर आपका सही हो जाएगा द ऑप्शन उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायोगिक मूल्यांकन होता है इतिहास और नागरिक शास्त्र में, विज्ञान और भूगोल में या दर्शन शास्त्र में। इनमें से कोई नहीं। फटाफट से बताओ प्रायोगिक मूल्यांकन हम कहाँ पर करते हैं? प्रायोगिक मूल्यांकन जो हम करते हैं वो करते हैं विज्ञान, भूगोल और कृषि में। तो आंसर रहेगा बा ऑप्शन विज्ञान, भूगोल और कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण में प्रमुख रूप से चयन किया जाता है शिक्षण नीतियों व युक्तियों का, पाठ्यक्रम का, मूल्यांकन प्रणाली का, मूल्यांकन उपकरणों का। उपचारात्मक शिक्षण जो होता है इसमें हम कठिनाइयों को दूर करते हैं। छात्र को जहाँ भी समस्या होगी उस समस्या को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें हम चयन करते हैं शिक्षण नीतियों एवं युक्तियों का। तो आपका आ ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। यह कथन है टी.पी. नन का, फ्रॉबेल का, स्किनर का या रॉस का। तो यह जो कथन दिया है वो दिया है आपका रॉस का। आपको कहीं कहीं टी.पी. नन भी मिल रहा होगा बट इसका जो सही उत्तर है वो रहेगा रॉस। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में एक बार पूछी भी गई है कि रॉस के अनुसार वहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए थे। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, निम्नतम स्तर है वहाँ पर। तो आप इस चीज़ को याद रखना। ये क्वेश्चन में आपको बहुत सी जगह अलग अलग आंसर भी मिलेंगे बट इसका सही उत्तर रहेगा रॉस। आगे आइए, क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है समस्या का तुरंत हल, समस्या भी हमारी हल भी हमारा, विद्यालय की आधारशिला या इनमें से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्रियात्मक शोध। वेरी शॉर्ट में भी क्वेश्चन आता है, शॉर्ट में भी आता है और एमसीक्यू में भी आता है। इसका जो आधार है, इसका आधार है समस्या हमारी और हल भी हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है अभिक्रमिक अनुदेशन, टोली शिक्षण, खुली कक्षा कक्ष। तो नवाचार में क्या होता है कि जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसको नए तरीके से और नए ढंग से करते हैं। तो इसमें टोली शिक्षण भी आ जाएगा जो अभी चल रहा है आपका, खुली कक्षा कक्ष भी आ जाएगा, अभिक्रमिक अनुदेश भी आ जाएगा। तो आंसर सही हो जाएगा आपका द ऑप्शन उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, प्रार्थना स्थल की गतिविधियों में मुख्य नवाचार है। प्रार्थना स्थल पर कौन सा मुख्य नवाचार है? ड्रम, संगीत, आ एवं बा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ड्रम भी है आपका और संगीत भी है। ठीक है, प्रेयर वगैरह होती है ना तो अब तो ड्रम का यूज़ होने लगा है और आपका माइक वगैरह प्रॉपर लगा करके प्रेयर करवाई जाती हैं। तो ये दोनों ही इसमें आ जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा सा ऑप्शन। रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य नहीं है सेवा करना, स्वास्थ्य में वृद्धि करना, मातृत्व का विकास करना या परीक्षाओं को तैयार करना। तो देखो सेवा करना भी इसका उद्देश्य है, स्वास्थ्य में वृद्धि करना भी है, मातृत्व का विकास करना भी है। कौन सा नहीं है? ये परीक्षाओं को तैयार करना। और आपसे नहीं पूछा गया था इसीलिए आपका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा परीक्षाओं को तैयार करना। 10th क्वेश्चन है, मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है विद्यार्थी, अध्यापक, विद्यालय या प्रधानाचार्य। तो मूल्यांकन की जो प्रक्रिया होती है इसका केंद्र बिंदु जो है वो कौन होता है? विद्यार्थी। ठीक, ब्लूप्रिंट क्या है? ब्लूप्रिंट
आपके में थर्ड सेमेस्टर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। ब्लूप्रिंट का उद्देश्य पूछते हैं और ब्लूप्रिंट क्यों उपयोग किया जाता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ब्लूप्रिंट बताइए फटाफट से क्या होता है। तो ब्लूप्रिंट आपने देखे होंगे ना, घरों के भी बनाए जाते हैं ब्लूप्रिंट, यानी कि एक आधारशिला होती है। ठीक है, यहाँ पर आप शिक्षण कार्य कर रहे हैं तो यहाँ पर जो आधारशिला है वो किसकी है, प्रश्न पत्र के निर्माण की। ठीक है, यहाँ पर आपको जो ब्लूप्रिंट मिलेगा वो किसका मिलेगा, प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला की रूपरेखा, एक तरीके से आपको जो आप क्वेश्चन पेपर तैयार करेंगे उसकी रूपरेखा। सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है, एनसीसी, स्काउटिंग, रेड क्रॉस स्थापन या उपयुक्त सभी। तो देखो एनसीसी भी है आपका, स्काउटिंग भी है और रेड क्रॉस स्थापन भी है। तो आंसर रहेगा द ऑप्शन उपयुक्त सभी। ब्लूम टैक्सोनॉमी विकसित की गई थी 1957 में, 1958 में, 1956 में या 1960 में। ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है वो 1956 ईस्वी में विकसित की गई थी। तो आंसर आपका सही रहेगा सा ऑप्शन। मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है गणित से, विज्ञान से, सामाजिक अध्ययन से या अर्थशास्त्र से। तो मापन का जो सिद्धांत है वो आपका रिलेटेड है किससे, गणित से। तो आपका उत्तर सही रहेगा आ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन होता है मात्रात्मक, गुणात्मक या मात्रात्मक एवं गुणात्मक। मूल्यांकन मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। तो आंसर आपका सही हो जाएगा सा ऑप्शन, मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों। अब हम आते हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि आपके 15 के 15 जो हैं वो MCQ क्वेश्चन सही रहे होंगे। अब नेक्स्ट हम आते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है आपका, विश्वसनीयता को परिभाषित कीजिए। देखिए विश्वसनीयता से क्या तात्पर्य है, विश्वसनीयता से तात्पर्य है कि बार बार प्रयोग करने पर भी परीक्षण एक ही निष्कर्ष देता है तो बोला जाता है कि परीक्षण जो है वो विश्वसनीय है। यदि एक परीक्षण को एक ही समूह में बार बार दिया जाए और उनके अंकों में कोई अंतर ना आए तो उस परीक्षण की विश्वसनीयता कहलाती है। कोई एक ही परीक्षण है और आप उसी परीक्षण को बार बार करवाएं और एक ही जैसे अंक आ रहे हैं, समान अंक आ रहे हैं, वही अंक आ रहे हैं, तो परीक्षण कैसा कहलाया जाता है, विश्वसनीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक शोध को परिभाषित कीजिए। क्रियात्मक शोध क्या होता है या क्रियात्मक अनुसंधान भी हम इसको बोलते हैं। इसमें कोई भी हमारी समस्या होगी उसका हम तत्कालिक या त्वरित समाधान करते हैं, वही कहलाता है क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता वैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का अध्ययन करते हैं एवं अपने निर्णय और क्रियाओं का निर्देशन करते हैं तथा सुधार और मूल्यांकन भी करते हैं। ठीक है, अपने अंदर जो भी कमियां होंगी उन सभी को सुधारेंगे, अपने क्रियाकलापों का जो भी है वो अवलोकन करेंगे। ये सब चीज़ें हैं वो क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, और इसका जो मेन इसका जो दिया गया है इसका मतलब यही है कि जो भी समस्याएं आ रही हैं उनको टालना नहीं है, उनका तत्कालिक यानी कि तुरंत समाधान करना है। अगला क्वेश्चन है, परीक्षण से आप क्या समझते हो। परीक्षण का अर्थ है जांच या परख। परीक्षण से अभिप्राय होता है कि परीक्षार्थी के ज्ञान, कौशल, योग्यता, शारीरिक स्वास्थ्य आदि सब का अंकन करना, यानी कि आदि सभी की जांच करना। ये सब आता है किसके अंतर्गत, परीक्षण के अंतर्गत। परीक्षण का शाब्दिक अर्थ जो रहेगा वो क्या रहेगा, जांच या फिर परख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मापन के 4 स्तरों के नाम लिखिए। मापन के 4 स्तर निम्नलिखित हैं। पहला है नामित स्तर, दूसरा क्रमित स्तर, तीसरा अंतरित स्तर और चौथा है आनुपातिक स्तर। ये चारों स्तर किसके हैं, मापन के स्तर हैं। 20 क्वेश्चन है, NCERT के अनुसार मूल्यांकन की परिभाषा लिखिए। NCERT के अनुसार मूल्यांकन की क्या परिभाषा दी गई है, देख लीजिएगा। मूल्यांकन एक सतत व व्यवस्थित प्रक्रिया है। इसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए गए हैं, कक्षा में दिए गए अनुभव कितने प्रभावशाली रहे हैं, साथ साथ शिक्षा के उद्देश्य कितने प्रभावशाली ढंग से पूर्ण हो रहे हैं। ये परिभाषा जो है मूल्यांकन की वो दी गई है NCERT के अनुसार, और यहाँ NCERT के अनुसार पूछी गई थी इसलिए आपको यही परिभाषा लिखनी है। NCERT ने क्या कहा है कि मूल्यांकन जो है वो कंटिन्यू चलने वाली एक प्रक्रिया है और मूल्यांकन के द्वारा हमें ये प्राप्त पता चल जाता है कि जो भी हम शिक्षण कार्य कर रहे हैं उसमें उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त कर लिए गए हैं, साथ साथ जो भी हमने विधियां लगाई हुई हैं वो कितनी प्रभावशाली रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निर्माणात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन में 2 अंतर लिखिए।
निर्माणात्मक और योगात्मक मूल्यांकन जो है इनमें दो अंतर निम्नलिखित है। निर्माणात्मक को हम संरचनात्मक मूल्यांकन भी बोलते हैं। ठीक है, निर्माणात्मक मूल्यांकन किसी निर्माणाधीन शिक्षा नीति या शिक्षण विधि की संरचना को अंतिम रूप देने से पहले किया जाता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य रहता है वो ये रहता है कि बच्चों में जो भी चीज़ें रही हैं उनको सुधार किया जाए। जो भी हम शिक्षण प्रक्रिया या शिक्षण विधि अपना रहे हैं उस शिक्षण विधि को अपनाने से पूर्व हम इसका मतलब उसको अंतिम रूप देने से पहले हम इसका प्रयोग करते हैं। जबकि योगात्मक में क्या होता है, इसमें अंतिम निर्णय के लिए किया जाता है मूल्यांकन। ठीक है, निर्माणात्मक मूल्यांकन में क्या होगा, छात्रों को आगे के निर्देश देने के लिए किया जाता है ताकि छात्र अपने में सुधार कर सके। जबकि योगात्मक मूल्यांकन में क्या होता है, इसमें परिणाम के रूप में लास्ट में अंक या ग्रेड प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, जैसे आपकी वार्षिक परीक्षाएं होगी वो सब आती हैं योगात्मक मूल्यांकन में। वार्षिक परीक्षा हो गई, आपकी छमाही परीक्षा हो गई, ये सब वार्षिक आपके योगात्मक मूल्यांकन में आएंगी। और बीच बीच में प्रश्न पूछना, परीक्षा लेना, लेखन असाइनमेंट वगैरह जो बीच बीच में करवाते रहते हैं ना, वो आपके आते हैं निर्माणात्मक मूल्यांकन में। इसमें जो है इसका जो उद्देश्य रहता है निर्माणात्मक का, इसका मतलब है कि छात्र की जो स्थिति है उसमें सुधार किया जाए। और इसमें क्या करते हैं, छात्र की जो अंतिम स्थिति है, जो मतलब जैसे नहीं पूरी एक क्लास जब हो गई, पूरी एक साल हो गई, तो उसके बाद छात्र ने कितना कुछ सीखा उसके बारे में एक राय देने में कि हाँ उसने इतना सीख लिया है, इतना कर लिया है, वो करने के लिए हम योगात्मक का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षता आधारित मूल्यांकन से आप क्या समझते हो? दक्षता आधारित मूल्यांकन से तात्पर्य छात्रों के न्यूनतम अधिगम स्तर के मूल्यांकन या आकलन से है। ठीक है, दक्षता आधारित मूल्यांकन में क्या होता है, पहले तो न्यूनतम अधिगम स्तर को समझिएगा। न्यूनतम अधिगम स्तर का मतलब है कि कम से कम उतना ज्ञान उस बच्चे को अवश्य होना चाहिए जितना उस आयु स्तर पर होना निर्धारित किया गया है। इसी को हम बोलते हैं अधिगम दक्षता। जैसे क्लास 1 का बच्चा है तो उसको इतना निर्धारित कर दिया कि उसको गणित विषय में संख्याओं की पहचान होनी चाहिए कि वो 1 2 3 अगर लिखा हुआ है तो उसको पहचान ले। ठीक है, क्लास 2 का बच्चा है तो इतना निर्धारित है कि उसको बिना हासिल वाले जोड़ आने चाहिए। तो जितना उसकी आयु के लिए निर्धारित किया गया है उतना उस बच्चे को आना चाहिए, यही कहलाता है न्यूनतम अधिगम स्तर। और इसी का आकलन कहलाता है आपका दक्षता आधारित मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन के उद्देश्यों का वर्गीकरण कीजिए। तो 3 प्रकार से इन्होंने बांटे हुए हैं, संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। साक्षात्कार से क्या आशय है? पहले ब्लूम का देख लीजिएगा। ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण 3 पक्षों में किया गया है। कौन कौन से 3 पक्ष हैं? संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक या कौशलात्मक पक्ष। इसके बाद आते हैं साक्षात्कार क्या होता है। तो साक्षात्कार अंग्रेजी का रूपांतरण, साक्षात्कार जो है वो अंग्रेजी के इंटरव्यू शब्द का अर्थ है, मतलब हिंदी अर्थ है। साक्षात्कार या फिर इंटरव्यू में होता क्या है कि सामने कोई व्यक्ति बैठा होता है, यानी कि 2 व्यक्ति के आमने सामने जो बातचीत होती है वो साक्षात्कार के अंतर्गत आती है। ठीक है, दोनों जो व्यक्ति होंगे वो एक दूसरे के सामने बैठे होंगे और जो वार्तालाप होगा वो कहलाएगा साक्षात्कार। साक्षात्कार अगर इंटरव्यू को आप देखें तो यहाँ पर 2 वर्ड आपको देखने को मिलते हैं, इंटर और एक मिलता है व्यू। इंटर का मतलब होता है आंतरिक और व्यू का मतलब अवलोकन। तो साक्षात्कार का जो शाब्दिक अर्थ बनता है वो बनता है आंतरिक अवलोकन करना। ठीक है, इंटर मीन्स अंदर का और व्यू मीन्स अवलोकन करना, तो आंतरिक अवलोकन इसका शाब्दिक अर्थ रहेगा। साक्षात्कार एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम अध्ययन के उन अनुभवों एवं विचारों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनकी जानकारी करते हैं जिनके संबंध में हमको प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। जैसे कि आजकल तो जैसे जॉब वगैरह के इंटरव्यू होते हैं, ऐसे ही आपके और भी चीज़ों के कई सारे इंटरव्यू रहते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, जो सामने वाला पक्ष है, मतलब जैसे आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको जो भी नॉलेज है वो नॉलेज उस व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिख रही है, बस आपके उसी ज्ञान की जानकारी लेने के लिए क्या होता है, इंटरव्यू होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक उत्तम परीक्षण की 2 विशेषताएं बताइए। एक उत्तम परीक्षण की विशेषताएं 2 क्या, मैंने यहाँ 3-4 लिखी हुई हैं। परीक्षण जो है विश्वसनीय होना चाहिए, वैध होना चाहिए, वस्तुनिष्ठता, मितव्ययिता यानी कि समय और धन दोनों की ही प्रति मितव्ययी होना चाहिए, बहुत खर्चीला ना हो, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग वाला ना हो,
विभेदकारिता हो, अंतर कर पाए मतलब कि वर्गों में बांट पाए बच्चों को, ऐसा परीक्षण होना चाहिए। उद्देश्य पूर्णता होनी चाहिए, जिस उद्देश्य के लिए बनाया जा रहा है उस उद्देश्य की पूर्ति करने वाला परीक्षण हो। और व्यापकता हो, यानी कि अपने अंदर कई सारा मतलब समेट, ऐसा नहीं कि हम मैथ में हमने टॉपिक दिया है सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, या किसी का भी हम परीक्षण करने जा रहे हैं तो ऐसा ना हो कि एक छोटे से पार्ट का ही परीक्षण हो। व्यापकता का मतलब है उस टॉपिक से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी उसमें आ जाए, ठीक है, ऐसा परीक्षण हो, यानी कि व्यापक होना चाहिए परीक्षण, संकुचित नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन है, क्रियात्मक शोध के प्रमुख उपकरणों के नाम लिखिए। क्रियात्मक शोध के उपकरण निम्नलिखित हैं, कौन कौन से आ जाएंगे? सर्वेक्षण हो गया, साक्षात्कार हो गया, अवलोकन, दस्तावेज विश्लेषण या फोकस समूह कार्य योजनाएं, डेटा विश्लेषण तकनीकी, ये सारे के सारे किस में आएंगे? क्रियात्मक शोध के उपकरण के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में नवाचार से क्या अभिप्राय है? शिक्षा में नवाचार या फिर शैक्षिक नवाचार। नवाचार का मतलब होता है नए ढंग से करना कार्यों को, तो शिक्षा में नवाचार क्या होगा? शैक्षिक नवाचार से तात्पर्य है कि शिक्षा में पूर्व स्थित विधियों में नवीनता का संचार करना, ठीक है, संचार करना, यानी कि जो भी कार्य है उसको नए ढंग से करना, जो भी पूर्व निर्धारित विधियां हैं उन सबको नए ढंग से करना, यही कहलाता है शैक्षिक नवाचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक सहभागिता से क्या तात्पर्य है? सामुदायिक सहभागिता का मतलब होता है कि समुदाय यानी कि आसपास के लोगों की भागीदारी ये होता है सामुदायिक सहभागिता। तो सामुदायिक सहभागिता का अर्थ रहेगा विद्यालय या शिक्षण की योजनाएं में, शिक्षण, ठीक है, शिक्षण की जो भी योजनाएं हैं, जो भी प्रबंधन, विद्यालय प्रबंधन की जो भी चीज़ें हैं, उन सभी के लिए समुदाय के लोगों की भागीदारी होना ही कहलाती है समुदाय की सहभागिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से क्या आशय है, समझाइए। सतत का मतलब क्या होता है? लगातार यानी कि नियमित। तो सतत मूल्यांकन क्या है? एक ऐसा मूल्यांकन जो नियमित और निरंतर चलता रहता है उसको बोलते हैं सतत मूल्यांकन। जैसे कि आप मासिक परीक्षाएं या फिर आप वीकली टेस्ट ले रहे हैं, इसको भी सतत मूल्यांकन कहते हैं। साथ साथ जैसे कि आपने आज कोई टॉपिक पढ़ाया, कल आपने उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए, या साथ साथ आप क्वेश्चन पूछते हुए चल रहे हो बीच बीच में, तो ऐसा मूल्यांकन कहलाता है सतत मूल्यांकन। जबकि व्यापक मूल्यांकन क्या होता है? तो व्यापक मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जिसमें व्यक्ति के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है, उसके शारीरिक, भावात्मक सारे पक्षों का मूल्यांकन करना कहलाता है व्यापक मूल्यांकन। व्यापक का मतलब ही है व्यापक यानी कि पूरा, संपूर्ण मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मापन और परीक्षण में कोई एक अंतर बताइए। मापन और परीक्षण में अंतर निम्नलिखित है। मैंने यहाँ पर दो अंतर लिखे हुए हैं। पहला है, परीक्षण जो है वो मापन के पूर्व की संक्रिया, मापन से पहले होता है, जबकि मापन परीक्षण के उपरांत प्राप्त एक निष्कर्ष है जिसको हम भौतिक स्वरूप देते हैं, यानी कि अंक प्रदान कर देते हैं, ठीक है। परीक्षण किसी अवधारणा की सत्यापन के लिए किया जाता है, यानी कि उसकी जांच करते हैं कि हाँ ये बात सही है या नहीं है, तो सत्यापन के लिए होता है परीक्षण। जबकि मापन छात्रों की अंतर्निहित, यहाँ पर सही करिएगा, छात्रों की अंतर्निहित क्षमताओं को संख्यात्मक रूप देना ही कहलाता है मापन, यानी कि छात्रों की जो भी योग्यताएं हैं उनको अंक प्रदान करना आ जाएगा मापन में। यहाँ पर आपके सभी जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है वो समाप्त होते हैं। हम आते हैं लघुत्तरीय प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण किसे कहते हैं, और दूसरा प्रश्न है आपका, निदानात्मक परीक्षण से क्या तात्पर्य। दोनों के ही उत्तर हम देख लेते हैं। उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है? उपचारात्मक शिक्षण में हम छात्रों की कठिनाइयों को दूर करते हैं। तो उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों की कमजोरियों और कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जाता है, साथ साथ उनका उचित मार्गदर्शन भी किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थियों की अधिगम संबंधित दुर्बलताओं और अक्षमताओं को समाप्त करना है तथा विद्यार्थियों में आत्मविश्वास को जन्म देना है। उपचारात्मक शिक्षण का मतलब है, उपचार यहाँ पर वर्ड आ रहा है ना, तो समझ जाइए छात्रों को जहाँ पर पढ़ाई में, सीखने में जहाँ पर भी जो समस्याएं आ रही हैं, जो कठिनाइयाँ आ रही हैं, उन सभी का उपचार करना, उनको दूर करना ही आता है उपचारात्मक शिक्षण में, यानी कि उनकी कठिनाइयों का, समस्याओं का समाधान आ जाएगा उपचारात्मक शिक्षण में। जबकि निदानात्मक परीक्षण क्या होता है? तो निदानात्मक परीक्षण में हमारा काम ये रहता है कि
विद्यार्थियों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमजोरियों का पता लगाना कि आखिर बच्चा क्यों नहीं सीख पा रहा, बच्चे को कहाँ पर दिक्कत हो रही है, इसका पता लगाना होता है निदानात्मक परीक्षण। इसमें क्या है, विद्यार्थियों की इन कठिनाइयों के और कमजोरियों के पीछे का कारण क्या है, इसका पता लगाते हैं, साथ साथ उनकी जांच भी की जाती है। निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य विद्यार्थी तथा शिक्षक की अध्ययन अध्यापन क्रिया को सुधार करने में यूज़ होता है। ठीक है, कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही थी, यानी कि शिक्षक जो पढ़ा रहा है क्या उसकी विधियाँ ठीक नहीं है, क्या वो सामग्री शिक्षण एवं सामग्रियों का प्रयोग नहीं कर रहा, किस प्रकार से वो कर रहा है। तो जो भी वहाँ पर समस्या है, उस समस्या को सुधार करने में आपका इम्पॉर्टेंट रहता है निदानात्मक। निदानात्मक में हम समस्याओं का पता लगाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना, और उपचारात्मक में इन्हीं समस्याओं को हम दूर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रियात्मक शोध की उपयोगिता बताइए। क्रियात्मक शोध का निम्नलिखित उपयोग है, शैक्षिक वातावरण को बेहतर बनाने में उपयोगी है, स्थानीय व तात्कालिक समस्याओं का तुरंत समाधान करने में उपयोगी है, कम समय में अपनी समस्याओं को कम समय में अपनी समस्याओं का सरल व सही समाधान खोजने में आपका क्रियात्मक शोध जो है वो उपयोगी है, विद्यालय की कार्य प्रणाली को सुधार करने में, कक्ष की समस्याओं जैसे अधिगम संबंधी समस्या या शिक्षण संबंधी समस्या, ठीक है, शिक्षक नहीं शिक्षण, टाइपिंग मिस्टेक है ये, शिक्षण संबंधी जो समस्याएं हैं उन सभी का समाधान करने में क्रियात्मक शोध उपयोगी है। साथ साथ शैक्षिक तकनीकी या नवाचारों का जब हम प्रयोग करते हैं ना, तो उनके प्रयोग से जब भी कोई परिस्थिति या जब भी कोई समस्या खड़ी हो जाती है तो उसका सुधार करने में भी क्रियात्मक शोध उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध या अनुसंधान से आप क्या समझते हो। शोध को हम अनुसंधान भी कहते हैं। शोध और अनुसंधान दोनों ही पर्यायवाची शब्द हैं। अनुसंधान को अंग्रेजी में रिसर्च कहा जाता है, और रिसर्च में आप देख रहे हैं दो वर्ड आ रहे हैं, एक आ रहा है री और एक आ रहा है सर्च। री का मतलब होता है बार बार, सर्च का मतलब होता है खोज करना। तो यहाँ से शोध का जो शाब्दिक अर्थ बनेगा वो बनेगा खोज करना या फिर पता लगाना, ठीक है, या फिर से जांच करना, बार बार उस चीज़ की जांच करना। तो नया ज्ञान प्राप्त, ये जो क्रिया आपका अनुसंधान है, यह नया ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है, अर्थात नवीन वस्तुओं की खोज और पुरानी वस्तुओं तथा सिद्धांतों का पुनः परीक्षण करना ही कहलाता है अनुसंधान, जिससे क्या होते हैं, नई नई जानकारियाँ, नए नए तथ्य जो हैं वो प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो शोध या अनुसंधान क्या होगा, किसी नई चीज़ का पता लगाना या पुराने जो नियम हैं, पुराने सिद्धांत हैं, उनका परीक्षण करना, उनकी जांच करना बार बार, और उनसे नए नियम निकालना, नए तथ्य निकालना, ये कहलाता है शोध या फिर अनुसंधान। अगला प्रश्न है आपका, अभिलेखीकरण या संपादन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अभिलेखीकरण क्या है, तो अभिलेख जो है वो एक प्रकार के दस्तावेज होते हैं। अभिलेखीकरण का मतलब है दस्तावेजों को इकट्ठा करके रखना। यह पुस्तकों एवं फाइलों में आवश्यक एवं महत्वपूर्ण क्रियाओं तथा घटनाओं की सूचनाओं को रखता है, जिनकी विद्यालय कार्यालय में क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। जैसे छात्रों का जो भी आपका जानकारी, उनकी प्रगति स्तर, उनके बारे में कई सारी जानकारियाँ, उनको एक फाइल में रखना, यही कहलाता है अभिलेखीकरण। विद्यालय में और जो भी आपके कार्यालय वगैरह होते हैं वहाँ पर इसका बहुत उपयोग रहता है। अभिलेखीकरण का जो उद्देश्य है वो है छात्रों के स्तर, छात्रों की जो भी क्षमता है उनकी जानकारी प्राप्त करना, छात्रों की प्रगति की जानकारी में सहायक है ये, छात्रों के विविध परिस्थितियों में व्यवहार का मूल्यांकन करने में सहायक रहता है। ठीक है, अभिभावकों को अपने बालकों के विषय में सटीक जानकारी देने में, यानी कि एक अभिलेख जब हम तैयार कर लेंगे, इसका मुझे वो वर्ड याद नहीं आ रहा जिसको क्या बोलते हैं, प्रोफाइल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, याद नहीं आ रहा है मुझे अभी। तो वो होता है जिससे क्या है, छात्र की प्रगति, उसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाए कि उसने किस स्तर तक, कहाँ तक वो पहुँच पाया है, और वही जानकारी हम बच्चे के जो माता पिता हैं उनको हम प्रोवाइड करा देते हैं। तो अभिलेखीकरण का विद्यालय में, विद्यालय की योजना प्रबंधन, इन सब में बहुत ज़्यादा योगदान है। अगला प्रश्न है, अच्छे प्रश्न की दो विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। अच्छे प्रश्न की विशेषताएं निम्नलिखित हैं।
प्रश्न जो है उसकी भाषा स्पष्ट व निश्चित होनी चाहिए, जिससे छात्र भली भांति प्रश्न को समझ सकें। प्रश्नों की रचना बालक की व्यवहारिक भाषा के अनुसार होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे की भाषा है इंग्लिश और प्रश्न पत्र तैयार कर दिया हिंदी में, बच्चे की भाषा या हिंदी है तो हमने तैयार कर दिया संस्कृत में। ऐसा ना हो, जो उनकी व्यवहारिक भाषा है उसी में प्रश्न पत्र होना चाहिए। प्रश्न पत्र जो है वो शिक्षण स्तर के अनुकूल होना चाहिए और प्रश्नों में जो है वो क्रमबद्धता होनी चाहिए तथा प्रश्न ना ज़्यादा कठिन हो और ना ज़्यादा ही सरल हो। ठीक है, एक प्रश्न में एक ही विचार होना चाहिए, यानी कि एक प्रश्न में एक ही बात पूछी जाए, 2-3-4 बातें ना पूछी जाएं, क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चन हम दे देंगे तो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन बच्चे को उलझन में डाल देंगे। खास करके प्राइमरी स्तर पे तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। भले ही अगर हम उच्च स्तर की बात करें तो वहाँ पर एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, बट प्राइमरी स्तर पे बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक परीक्षा क्या होती है, इसके दोषों को स्पष्ट करें। मौखिक परीक्षा वह परीक्षा है जिसमें छात्र से मौखिक रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं और उसकी ज्ञान की और उसकी जो भी क्षमताएं हैं उन सब की परख की जाती है, वो कहलाती है मौखिक परीक्षा। यानी कि मौखिक रूप से बच्चे से क्वेश्चन पूछना और बच्चा उनका आंसर देगा तो बच्चे के ज्ञान के स्तर के बारे में हमें पता चलेगा। ठीक है, यह जो परीक्षा होती है वो वैयक्तिक होती है, यानी कि पर्टिकुलर टीचर जो है वो एक एक बच्चे से ही प्रश्न पूछता हुआ चलेगा। इसके दोष क्या हैं, तो इसके दोष निम्नलिखित हैं। इसमें विश्वास नहीं, यानी कि विश्वसनीयता नहीं होती और वैधता का अभाव होता है। इसमें व्यक्तिगत रूप से परीक्षा लेने के कारण समय अधिक लगता है। एक एक बच्चे से, आप मान लीजिए 100 बच्चों की क्लास है तो बहुत टाइम लग जाएगा एक एक बच्चे से, और अगर हम पूछ भी लेंगे तो भी हम व्यापक तरीके से परीक्षा नहीं ले पाएंगे। यानी कि बहुत ज़्यादा जितना हम लिखित में कर सकते हैं उतना हम मौखिक में नहीं पूछ सकते बच्चे से। ठीक है, समस्त विषयों यानी कि सभी विषयों और सभी स्तर पर इसका प्रयोग करना संभव नहीं है। इसमें पक्षपात की अधिक संभावना रहती है। पूछा, बता पाए, नहीं बता पाए। मान लो किसी बच्चे से हमने पूछा और उसने उत्तर नहीं दे पाया, और अगर आपका उसके माता पिता से किसी से संबंध है तो कहीं ना कहीं पक्षपात की संभावना यहाँ पर बन जाएगी। ठीक है, इसमें परीक्षा के आधार पर अंतिम व्यापक संपूर्ण मूल्यांकन संभव नहीं है, यानी कि पूरा हम मूल्यांकन नहीं कर सकते। जैसे आपने कोई एक चैप्टर दे दिया बच्चों से और उस चैप्टर से आप एक बच्चे से अगर पूरा मूल्यांकन करने बैठेंगे, पूरा चैप्टर पूछने बैठोगे तो बहुत समय लग जाएगा। इसीलिए कहीं ना कहीं यहाँ पर व्यापक मूल्यांकन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण ब्लूम ने किस प्रकार किया है, समझाइए। भावात्मक पक्ष जो हैं उनको 6 भागों में बांट दिया गया है ब्लूम ने। पहला है आग्रहण, दूसरा अनुक्रिया करना, तीसरा अनुमूल्यन, चौथा है आपका धारणा या विचार, पांचवा है आपका संगठन एवं व्यवस्थापन, और छठा है आपका चारित्रीकरण। तो इस प्रकार से भावात्मक पक्ष का मतलब है मनोवैज्ञानिक पक्ष, यानी कि भावों से रिलेटेड जो पक्ष रहेंगे वो इसके अंतर्गत आते हैं। 6 भाग हैं, इनको तैयार रखना। ब्लूम ने जो है वो उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा था। एक था आपका संज्ञानात्मक, यानी कि ज्ञानात्मक पक्ष, ज्ञानात्मक लिख देती हूँ, ज्ञानात्मक पक्ष। दूसरा है आपका भावात्मक पक्ष, और तीसरा होता है क्रियात्मक पक्ष, यानी कि कौशलात्मक पक्ष। यहाँ से MCQ क्वेश्चन बनता है, वेरी शॉर्ट भी बनता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है। नेक्स्ट दोनों क्वेश्चन देख लीजिएगा। शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन की अवधारणा पर प्रकाश डालिए और प्रार्थना स्थल की गतिविधियों में नवाचार बताइए। शैक्षिक मापन से तात्पर्य छात्र की योग्यता एवं विशेषताओं की मात्रा को गणित यानी कि गणितीय इकाइयों में निर्धारित करना, वो कहलाता है शैक्षिक मापन। SS स्टीवेंस की डेफिनेशन देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने डेफिनेशन दी थी कि मापन के लिए निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया जो है वो वही क्या कहलाती है, मापन। यानी कि नियमों के अनुसार जिसका भी हम, चाहे वस्तु हो या व्यक्ति हो, उसका जो हम अंकन करेंगे, मूल्य देंगे, उसको वही कहलाता है मापन। ठीक है, मूल्यांकन क्या होता है, तो मूल्यांकन शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, मूल्य प्लस अंक। मूल्यांकन एक वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमें यह पता चलता है कि जो उद्देश्य है उनको किस सीमा तक प्राप्त किया जा चुका है। शिक्षण कार्य में अगर हम देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि को ही जांचना, यानी कि बच्चों ने कहाँ तक उनका स्तर पहुंच चुका है, जो भी हम पढ़ा रहे हैं उनकी उपलब्धि कहाँ तक पहुंची हुई है, यही देखना क्या है, मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है,
मूल्यांकन जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन में सतत मूल्यांकन आपका आ जाएगा, व्यापक मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन जो लगातार हम कक्ष में करते रहते हैं आए दिन, चाहे वो माह में 2 बार हो, 3 बार हो, प्रति माह भी कर सकते हैं। और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, जो आपका व्यक्ति के या छात्र के संपूर्ण व्यक्तित्व यानी कि उसके सभी पक्षों का मूल्यांकन करेगा, वो कहलाएगा व्यापक मूल्यांकन। इसके बाद था नवाचार। तो नवाचार देख लो, प्रार्थना स्थल में हम नवाचार की गतिविधियां किस प्रकार से लिखेंगे। तो पहली गतिविधि हम ये शामिल करते हैं कि जैसे बच्चों की साफ़ सफाई की जांच करना, बच्चों को स्वास्थ्य के लिए क्या है उनमें अच्छी आदतें विकसित करना कि खुद को साफ रखना चाहिए, ठीक है, प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, ऐसी बातें बताना। प्रेरणा देने वाली सूक्तियों का वाचन और श्रवण करना। आपने देखा होगा अब तो प्राइवेट स्कूल हो चाहे कोई सा भी स्कूल हो, वहाँ पर ये चीज़ें चलने लगी हैं। कोई भी 3-4 मतलब हर क्लास वाइज टर्न होता है कि आज 7th क्लास के बच्चे सूक्ति बोलेंगे या श्लोक बोलेंगे कोई, ठीक है, किसी महापुरुष की सूक्ति बोलेंगे, इस प्रकार से चलता है। छात्रों के द्वारा प्रतिदिन प्रमुख समाचारों का वाचन करना, ये आपने देखा भी होगा, क्लास वाइज ही टर्न रहता है और वहाँ से कोई 2-3 छात्र आते हैं और 5-6 पॉइंट समाचार की जो हेडलाइंस होती हैं वो लिख कर लाते हैं और उनको बोलते हैं, ठीक है। किसी भी विषय पर छात्र छात्राओं को प्रार्थना स्थल पर प्रस्तुतिकरण प्रदर्शित करना, ये आ जाएगा नवीन गतिविधियों में। किसी महापुरुष द्वारा धर्म ग्रंथ में वर्णित सद्वाक्य का वाचन करवाना, ये भी गतिविधियों के अंतर्गत ही आ जाएगा। और साथ साथ हमें ये भी करना कि बच्चे उससे क्या हो, प्रेरित हों और उन लोगों का अनुकरण करें कि उन्होंने ऐसा किया था, इसी मार्ग पर आपको भी चलना है, ठीक है। योगा कराना, योगा अभ्यास, ये सब आ जाएगा। साथ साथ आपने देखा होगा बहुत से स्कूलों में क्या है, जैसे उस स्कूल में अगर कोई जैसे नया कार्यक्रम होने वाला है तो उसकी जानकारी भी क्या है, प्रार्थना स्थल पर ही दी जाती है। तो उस दिन आयोजित होने वाले सभी कार्यक्रमों की घोषणा भी प्रार्थना स्थल पर ही कर देते हैं। तो ये सब गतिविधियां रहेंगी जो नवाचार के अंतर्गत ही आ रही हैं। यहीं पर आपका 2023 का पेपर कंप्लीट होता है। चलिए तो फिर आज इतना ही रखती हूँ मैं, मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पेपर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।